अगला कला विद्यालय है बम्बई कला विद्यालय। सन 1857 ईस्वी में बम्बई के एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन में प्रसिद्ध पारसी उद्योगपति सर जमशेदजी रतन भाई टाटा के उदार अर्थदान से 2 मार्च को कला की कक्षाएं आरंभ की गई, जिनमें डिजाइन तथा उत्कीर्णन का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया और शिक्षण एक नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1866 में अलंकारिक चित्रण, मॉडलिंग तथा लोहे के जालीदार काम का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो गया। 1878 ईस्वी में एक नवीन भवन निर्मित किया गया और 1879 में ड्राइंग विषय अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ सिखाया जाने लगा। 1891 में कला की कार्यशालाएं आरंभ की गई। कला शिक्षकों के प्रशिक्षण की कक्षाएं 1910 में खोली गई। 1914 में यहाँ वास्तुशिल्प का भी शिक्षण आरंभ हुआ। 1936 के पश्चात यहाँ व्यावसायिक कला का भी पाठ्यक्रम चालू किया गया। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से यह कला विद्यालय सर्वत्र विख्यात है। आरंभ में यहाँ इंग्लैंड से ही शिक्षक बुलाए जाते थे। सर्वप्रथम यहाँ लॉकवुड किपलिंग प्रधानाचार्य बने। श्री सिसिल बर्न के समय 1900 ईस्वी में यहाँ इंग्लैंड की कला शिक्षण एवं परीक्षा पद्धति लागू हुई। इनके पूर्व 1880 में श्री ग्रिफिथ्स के समय यहाँ साउथ केंसिंगटन कला विद्यालय इंग्लैंड के आधार पर शिक्षण की रूपरेखा बनाई गई। 1919 में श्री ग्लेडस्टोन सोलोमन के द्वारा कार्यभार संभालने के उपरांत यहाँ ब्रिटिश कला की आभिजात्य शैली को शिक्षण का आधार बनाया गया। इस प्रकार उनके समय शुद्ध तथा अनुपातपूर्ण रेखांकन, रंगों के विभिन्न बलों का सही मिश्रण, माध्यम और सामग्री का पूर्ण कुशलता सहित उपयोग, जीवित रूपों का अध्ययन आदि विशेष महत्वपूर्ण हो गया। यह सब बाह्य आकृति सादृश्य पर आधारित था। उनके सहायक चार्ल्स जेरार्ड 1936 ईस्वी में प्रधानाचार्य बने, जिन्होंने यूरोप में प्रचलित आधुनिक कला शैलियों से भी विद्यार्थियों को परिचित कराया और प्रभाववादी शैलियों में चित्रांकन प्रारंभ किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ पाठ्यक्रमों में सुधार किया गया और भारतीय कला की अलग कक्षाएं इंडियन डिजाइन क्लास के रूप में आरंभ की गई। अगला कला विद्यालय है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। सन 1875 ईस्वी में इस कला विद्यालय की आरंभ अलंकारिक तथा उपयोगी कलाओं की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यहाँ मुख्य रूप से काष्ठ शिल्प, वास्तुशिल्प, तांबे की कलाकृतियों तथा सजावटी उपकरणों की ढलाई और अभियांत्रिकी की शिक्षा दी जाती थी। पंजाब में उस समय प्रचलित सिख शैली में भी अलंकरण पद्धति का बहुलता था। अवनी बाबू के शिष्य समरेंद्र नाथ गुप्त के प्रधानाचार्य बनने से यहाँ बंगाल शैली का प्रभाव बढ़ा, जिसमें अवनी बाबू के ही एक अन्य शिष्य चित्रकार मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगदई ने एक विशिष्ट शैली का विकास किया, जो अत्यंत आकर्षक है, साथ ही अलंकारपूर्ण भी। कुछ समय पश्चात इस विद्यालय के पाठ्यक्रम में से शिल्पों को हटाकर इसे पूर्ण रूप से ललित कला विद्यालय का रूप दे दिया गया। अगला कला विद्यालय है लखनऊ कला विद्यालय। सन 1911 ईस्वी में लखनऊ में कला तथा शिल्प विद्यालय की स्थापना की गई। इसमें व्यावसायिक कला, वास्तुशिल्पी मानचित्रांकन तथा रेखा चित्रांकन, अस्म मुद्रण आदि की शिक्षा के साथ साथ सुवर्ण एवं लौह की ढलाई, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, मिट्टी के खिलौने बनाने तथा औद्योगिक कलाओं के हेतु नवीन डिजाइन तैयार करने की शिक्षा भी दी जाती थी। प्रथम प्रिंसिपल के रूप में एक अंग्रेज श्री नेटहार्ड की नियुक्ति की गई। 1925 ईस्वी में श्री असित कुमार हल्दर यहाँ के प्रधान शिक्षक बने, जो अवनी बाबू के शिष्य थे। उन्होंने भारतीय कला को प्रमुख महत्व देने की दृष्टि से विद्यालय की शिक्षा पद्धति में सुधार किया। साथ ही कला शिक्षकों के प्रशिक्षण, मीनाकारी, बहुरंगी मुद्रण तथा मूर्तिकला विभागों की स्थापना करके विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए क्षेत्र भी प्रशस्त किया। चित्रकला के क्षेत्र में यूरोपीय पद्धति के मॉडल विधि तथा दृश्य के साथ साथ बंगाल शैली की वास्तु पद्धति में भारतीय विषयों का समावेश किया गया। ब्रिटिश सरकार के इन प्रयासों के बावजूद भारतीय कला और शिल्प के स्तर में निरंतर गिरावट आती गई, क्योंकि इन कला विद्यालयों के शिक्षक अंग्रेज थे, जो अपने देश की कला शिक्षण पद्धति के अथवा अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम बनाते, जो न तो भारतीय वातावरण के अनुकूल और न ही यहाँ की परंपरागत कला पद्धतियों के अनुरूप थे। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दृश्य चित्रण अथवा व्यक्ति चित्रण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध नहीं थे। इन विद्यालयों में सिखाई जाने वाले ब्रिटिश कला शैली का स्तर भी बहुत निम्न था, क्योंकि स्वयं ब्रिटेन में
इस समय कला की परंपरा मृत प्रायः हो चुकी थी और प्राचीन कला शैलियों का केवल पृष्ठपोषण ही हो रहा था। अगला कला विद्यालय है कला महाविद्यालय इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर का कला महाविद्यालय प्रारंभ से ही कला जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सन 1904-05 में यहाँ एक उच्चशाला हाई स्कूल में कला की कक्षाएं आरंभ हुई। 1927 ईस्वी में स्कूल ऑफ आर्ट को स्वतंत्र रूप मिला, जो अब कला महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। इस संस्था का एक अन्य नाम चित्रकला मंदिर भी है। इस संस्था के आरंभिक शिक्षक श्री दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के शिक्षण और सृजन के लिए समर्पित कर दिया था। उनके शिष्यों में नारायण श्रीधर बेंद्रे, देव कृष्ण जटाशंकर जोशी, मनोहर श्रीधर जोशी, विष्णु चिंचालकर, हजारनीस सालेगांवकर, देवयानी कृष्ण, लक्ष्मी शंकर राजपूत तथा मकबूल फिदा हुसैन आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। इस संस्था के अन्य लब्ध प्रतिष्ठ कलाकार हैं कमल कृष्ण, श्रेणिक जैन, R.K. दुबे, M.D. साखड़कर, बसंत चिंचबड़कर, मीरा गुप्ता, गजेंद्र, इस्माइल बेग तथा नलिनी चौसालकर आदि थे। यहाँ जिन छात्रों ने कला की शिक्षा प्राप्त की, उनमें से अधिकांश ने आकृति चित्रण की आधारभूमि को बनाए रखते हुए तथा पश्चिमी आधुनिक कला आंदोलनों की मूल विचारधाराओं को आत्मसात करते हुए अपनी शैलियों का विकास किया और अपनी कला शैली में क्रमशः परिवर्तन भी किया। यह परिवर्तन कहीं युग की और कहीं कलाकारों की निजी मानसिकता की आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। अब बात करते हैं दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जिनका समय काल है 1894 से 1978। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था और ये दत्तू भैया के नाम से प्रसिद्ध थे। वे जीवन भर कला की साधना में लगे रहे और अपना अधिकांश समय छात्रों की कलात्मक प्रतिभा के विकास में लगाया। श्री देवलालीकर मुख्य रूप से बम्बई कला विद्यालय की परीक्षाओं के लिए छात्रों की तैयारी कराते थे, अतः उनकी कला बंगाल शैली से पूर्णतः पृथक थी और बम्बई की पश्चिमी पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इसमें न बंगाल शैली के धूमिल रंग थे, न अस्पष्ट रेखाएं और न कृशकाय आकृतियाँ। टेम्परा अथवा तैल माध्यम में किया गया उनका कार्य पश्चिमी कला जगत के आधुनिक अंदाज को पकड़ने का आरंभिक प्रयत्न था। देवलालीकर ने 1927 ईस्वी में स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में कला शिक्षक का पद संभाला। आरंभ में उन्हें अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। कला विद्यालय में वे हाई स्कूल की पेंटिंग की कक्षाएं लेते थे और हाई स्कूल के समय के बाद बम्बई की ड्राइंग की एलिमेंट्री तथा इंटरमीडिएट ग्रेड की विशेष कक्षाएं लगाते थे। स्कूल ऑफ आर्ट में उस समय उन्हें केवल 2 कमरे ही मिले हुए थे, अतः वे कुछ कक्षाएं बाहर छतरी बाग आदि में भी लगाते थे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय के प्रकाश में वे दृश्य चित्रण, दोपहर बाद स्टिल लाइफ आदि सिखाते थे। बदलते हुए प्रकाश की चमक और रंगों के अध्ययन पर वे विशेष बल देते थे और कभी कभी तो रात में भी चित्रण कराते थे। इससे छात्रों को रंग की विभिन्न विशेषताओं तथा प्रभावों का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में प्रभाववाद ने कला के क्षेत्र में बड़ी हलचल मचा दी थी। देवलालीकर जी ने भी आधुनिक चित्रकला की एकेडमिक प्रभाववादी तथा अति यथार्थवादी कला की पुस्तकें मंगवाई और छात्रों को इन आंदोलनों की विशेषताओं की विधिवत शिक्षा दी। जब उनके विद्यार्थी परीक्षा देने बम्बई जाते तो संरक्षक की भांति देवलालीकर भी उनके साथ बम्बई जाते। अपने विद्यार्थियों को कला के विविध आंदोलनों तथा शैलियों की शिक्षा देने के बावजूद देवलालीकर स्वयं प्रभाववाद से ही कुछ प्रभावित थे। उन्होंने अधिकांश धार्मिक चित्र भी बनाए जो कल्याण आदि में छपते थे। इन चित्रों में यद्यपि आकृतियाँ अलंकारिक है तथापि रंग योजनाओं में वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव दिया गया है, जिसके कारण रंगों के बल परस्पर प्रभावित हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपे गए B.K. मित्रा, T.K. मित्रा, भगवान तथा जगन्नाथ आदि चित्रकारों की कृतियों से ये अस्पष्टता भिन्न है और तुरंत पहचान में आ जाते हैं। देवलालीकर के बनाए हुए व्यक्ति चित्र भी उत्तम कोटि के हैं। उन्होंने बजाजवाड़ी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र भी अंकित किया था, किंतु उनका सर्वोत्तम व्यक्ति चित्र बैरिस्टर अभ्यंकर का है। उनका पेंसिल का रेखांकन भी अद्वितीय था। श्री देवलालीकर का अंतिम समय पर्याप्त कष्ट से व्यतीत हुआ। वे एक बहुत साधारण बस्ती में अपने पुत्र राजा भाऊ के साथ नागपुर में रहने लगे थे।
कुछ समय पश्चात उन्होंने नागपुर भी छोड़ दिया था, किंतु देश की कलात्मक गतिविधियों से वे बेखबर नहीं रहते थे और दिल्ली में आयोजित त्रिनाले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से लेकर विशिष्ट चित्रकारों से भी निरंतर संपर्क बनाए रखते थे। अपना अंतिम समय उन्होंने दिल्ली में एकांत और अज्ञातवास में व्यतीत किया और दिल्ली में ही 1978 में उनकी मृत्यु हुई। देवलालीकर आज इस संसार में नहीं है, किंतु एक सच्चे गुरु की भांति उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सदैव प्रोत्साहित किया। शैली तथा प्रयोगशीलता संबंधी उनकी अपनी सीमाएं भी थी, इसलिए वे प्रतिभावान छात्रों को बंबई चले जाने का परामर्श देते थे। उन्हीं के आरंभिक छात्रों में से अनेक बंबई जाकर आज अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अपना कीर्तिमान बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं बंबई आर्ट सोसाइटी। बंबई आर्ट सोसाइटी भारत में पश्चिमी कला के प्रोत्साहन के लिए अंग्रेजों ने बंबई में सन 1888 ईस्वी में एक आर्ट सोसाइटी की स्थापना की। श्री फॉरेस्ट इसके संस्थापक सचिव थे, जो कि 1891 तक इस पद पर रहे। इस सोसाइटी का मुख्य कार्य भारत में फैले हुए यूरोपियन शौकिया कलाकारों के कार्य को प्रकाश में लाना था। इस सोसाइटी ने अपनी कला प्रदर्शनियों के द्वारा प्रायः अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी सेना के अधिकारियों को ही पुरस्कृत किया। यह प्रवृत्ति 1924 से 25 ईस्वी तक चलती रही। आरंभ में तो केवल अंग्रेज जाति के कलाकारों के ही प्रोत्साहन दिया जाता था, पर बाद में कला विद्यालयों के छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा। यहाँ घटिया यूरोपीय चित्रकार, यहाँ तक कि कंपनी शैली में काम करने वाले भी अच्छे इनाम पा जाते थे। आरंभिक आधुनिक भारतीय चित्रकारों में पुरस्कार पाने वालों में से कुछ हैं धुरंधर, रुस्तम सिसोदिया, एस.डी. सातवलेकर, अबलाल रहमान, रविशंकर रावल, पेस्तनजी बोमनजी, बाबूराव मिस्त्री, J.M. अहिवासी, M.R. अचरेकर, N.N. हलदंकर, K.B. चूडेकर, R.D. धोपेश्वरकर तथा A.A. भोंसले थे। अगला टॉपिक है मिश्रित यूरोपीय पद्धति के राजस्थानी चित्रकार। इस समय यूरोपीय कला से राजस्थान भी प्रभावित हुआ। 1851 में विलियम कारपेंटर तथा 1855 में F.C. लेविस ने राजस्थान को प्रभावित किया, जिसके कारण छाया प्रकाश युग यथार्थवादी व्यक्ति चित्रण मेवाड़ में 1855 ईस्वी से ही आरंभ हो गया। डॉक्टर C.S. वेलेंटाइन के आचार्य पद में जयपुर में 1857 ईस्वी से ही महाराजा राम सिंह ने हुनरी मदरसा स्थापित किया, जो कालांतर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ राजस्थानी चित्रकार विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त करने गए, जिनमें कुंदनलाल का नाम प्रमुख है। इन्होंने 1866 ईस्वी में सर J.J. स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई में कला की शिक्षा प्राप्त की। फिर 1889 ईस्वी में लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट में कला का विशेष अध्ययन करने गए। 1893 से 1896 तक लंदन में कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे स्वदेश लौट आए। यहाँ उनका पर्याप्त सम्मान हुआ और उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। कुंदनलाल ने उदयपुर में राजा रवि वर्मा के साथ साथ स्वयं भी राजघराने के व्यक्ति चित्रों का अंकन किया। भारतीय जनजीवन के चित्र उन्होंने प्रभाववादी शैली में भी चित्रित किए। उनके शिष्यों में रघुनाथ, लहरदास, नारायण, राम नारायण तथा अम्बालाल प्रमुख थे। सौभाग्यमल गहलोत, नंदलाल शर्मा, घासीराम, खूबीराम आदि ने भी यूरोपीय तकनीक के मिश्रण से अनेक शैलियों का विकास किया। इन कलाकारों में यथार्थवाद अथवा प्रभाववाद की ओर झुकाव तथा मॉडल बिठाकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति थी। भारतीय विषयों तथा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण होने के कारण वेशभूषा तथा वातावरण तो भारतीय है, पर भारतीय व्यंजना पद्धतियों जैसे मुद्रा विधान, रस विधान आदि का प्रयोग नहीं है। तकनीक प्रायः यूरोपीय है और तैल माध्यम में अधिकांश कार्य किया गया है। यह स्थिति बहुत दिनों तक चलती रही, किंतु इसके विरोध में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे बंगाल का पुनरुत्थान आंदोलन कहा जाता है। यह ऐसे कलाकारों और कला मर्मज्ञों का दल था जो भारतीय परंपरा को जीवित रखते हुए अजंता आदि की शास्त्रीय अथवा मध्यकालीन लघु चित्र शैलियों में विकसित रूप पद्धतियों का प्रयोग करने के पक्ष में था। ये कलाकार कोमल घुमावदार रेखाओं और वास पद्धति के रंगों का ही प्रयोग मुख्यतः करते थे और एक पवित्र धार्मिक कृत्य की भांति अपने विषय अथवा मन स्थिति के प्रति पूर्ण आस्था से कार्य करते थे। ये सभी चित्रकार आकृति मूलक थे। कुछ कलाकारों ने टेम्परा में भी पर्याप्त कार्य किया, जिनमें नंदलाल बसु का नाम प्रमुख है। अगला टॉपिक है ठाकुर परिवार।
1857 की असफल क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में हर प्रकार से अपने शासन को दृढ़ बनाने का प्रयत्न किया, किंतु 20वीं सदी के आरंभ होते होते स्वतंत्रता आंदोलन पूरा जोर पकड़ने लगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उसके द्वारा धीरे धीरे स्वतंत्रता की लहर के व्यापक होने के साथ साथ अंग्रेजों ने अपने समर्थकों और अन्य लोगों में अपनी छवि उभारने का काफ़ी प्रयत्न किया। इसके परिणाम स्वरूप इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई, जिसके 30 संस्थापकों में से केवल 5 भारतीय थे। भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ इसके सभापति थे। बंगाल के गवर्नर रोनाल्ड से ने इस संस्था को राजनीतिक कारणों से प्रोत्साहित किया। बंगाल भारत की राजधानी थी। जमींदार ठाकुर परिवार के अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन के बाहर थे। उनमें से कई ब्रह्म समाजी तथा समाज सुधारक थे और अंग्रेजों से मित्रता रखते थे। पिछली सामंती व्यवस्था के कारण समाज में ठाकुर परिवार का बहुत आदर था, अतः अंग्रेजों ने उसके माध्यम से अपने ही प्रचार का प्रयत्न किया। 1910 में इंग्लैंड में इंडिया सोसाइटी बनाई गई, जिसमें रोथनस्टीन, हैवेल, लेडी हरिंघम, भावनगरी तथा कुमार स्वामी। इन्होंने ठाकुर कलाकारों की लंदन तथा पेरिस प्रदर्शनियों का आयोजन 1914 में किया। 1912 में गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद हुआ और 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को उस पर नोबेल पुरस्कार भी दिलवा दिया गया। 1915 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड की पदवी भी दी गई। ठाकुर परिवार में केवल अवनींद्रनाथ ही पश्चिमी कला शैली के सक्रिय विरोधी थे, जिन्होंने ठाकुर शैली का सूत्रपात किया था। अतः 1917 के पश्चात ठाकुर स्कूल को सारे देश के कला विद्यार्थियों के निर्देशन का अधिकार भी दे दिया गया। विनायक पुरोहित का विचार है कि इस प्रकार अंग्रेजों ने जमींदार ठाकुर परिवार को लाभ पहुंचाया। अवनींद्रनाथ ठाकुर तथा उनके दल द्वारा विकसित कला शैली में भारत की स्वतंत्रता का कोई उद्घोष, क्रांति के कोई बीज या विप्लवकारी विषय आदि नहीं थे। एक स्वप्निल शैली में स्वप्न के समान ही अतीत अथवा कोमल विषयों का अंकन इसमें प्रमुख रूप से हुआ था। देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलन का कोई भी प्रतिबिंब इस कला में नहीं था। फिर भी बंगाल शैली ने पश्चिमी अनुकरण का विरोध किया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन यह थी कि इसने सारे देश की कलात्मक गतिविधियों में नई चेतना भर दी थी। अवनी बाबू के शिष्य सारे देश में फैल गए और कला का प्रचार करने लगे। यह एक दिलचस्प बात है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर पश्चिमी शैली के विरोधी नहीं थे। इस प्रकार गांधी जी की स्वदेशी की विचारधारा से उनके विचारों में अंतर था। असहयोग आंदोलन से भी सहमत नहीं थे। इसी के साथ यह भी दिलचस्प बात है कि जिसे हम आज भारतीय आधुनिक चित्रकला कहते हैं, उस पर पश्चिमी कला का जबरदस्त प्रभाव है और साथ ही भारत की परंपरागत कलाओं के तत्वों को बंगाल शैली की तुलना में आधुनिक भारतीय कला ने ज़्यादा अच्छी तरह समझा है। भारत की आधुनिक कला की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बंगाल में न होकर बम्बई, बड़ौदा, दिल्ली आदि में ही हुई हैं।